सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज एनर्जेटिक मूड में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट टीबीएमएस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम इस चैप्टर सीरीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आपको भी पूरी तरीके से वन बाय वन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देते हैं कि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेटा होता क्या है। आपने डेटा का काफ़ी नेम सुना होगा। डेटा क्या होता है? बेसिकली हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है, स्पेशल करेक्टर्स हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, वो स्पेसिफाइड नहीं होता। एंड डेटा जब तक कोई मीनिंगफुल हमको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराता है, तब तक वो एकदम रॉ डेटा है। दैट मीन्स that cannot be useful for anyone. So that is called the data. Now information की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर हमने डेटा में इस चीज़ को रीड किया, दैट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज व्हाट हैपन्स आफ्टर डेटा गेट्स सम कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। जब हमारा कोई डेटा पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट देता है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस का जब हमें कोई कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। एंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड डेटा को बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें, बेसिकली हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। लाइक हमारे पास जो है ये हमारा डेटा, एग्जांपल के लिए ले लिया हमने 20, 30 एंड 40 एट्सेट्रा। ये हमारा डेटा है, लेकिन डेटा किस चीज़ का है अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा आपको। तो अगर हम यहीं पर इंफॉर्मेशन में इस डेटा को जो है एक पर्टिकुलर हम नेम डिफाइन करा दें कि ये हमारे जो है मार्क्स हैं। लाइक हमें 50 आउट ऑफ 20 आया, 50 आउट ऑफ 30 आया, तो ये हमारे मार्क्स हैं। तो इस तरह से हमने ये समझा कि यहाँ पर ये रिजल्ट दिया गया है, उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। तो ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो इन्फॉर्मेशन ये होती है। कंप्यूटर की भाषा में हमको इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज व्हाट हैपन्स आफ्टर डेटा गेट्स सम कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग. It's said to be organized, analyzed, and understood. Okay, now we will discuss about database. डेटाबेस क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेटाबेस एक कंटेनर कह सकते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। और यहाँ पर हम डेटा स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से हम डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को यहाँ पर हम रख पाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन मतलब जब हम कोई भी, आपने देखा होगा प्रेयर प्रेयर जब आप छोटे होंगे 10th 12th में, जब आपके यहाँ मॉर्निंग प्रेयर होती है तो वहाँ पर बच्चों को कहा जाता है एक आप ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में खड़े होइए, जिससे कि आपकी रो जो है स्ट्रेट रहे और सब एक छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह के फॉर्मेट में दिखें, जिससे सब लोग आगे की तरफ फोकस कर पाएँ, देख पाएँ। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटाबेस में डेटा को रखने के लिए। दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड मैनिपुलेटेड इफिशिएंटली। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जो कमांड्स होते हैं उसके थ्रू, एंड उसको आसानी से एक्सेस कर पाते हैं एंड मैनेज कर पाते हैं। मैनेज मतलब अपडेट कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस हमारा जो है टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। टेबल्स मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में। यहाँ पर आपको रोज़ के अंदर जैसे नंबर ऑफ आपके रिकॉर्ड्स हैं तो वो रोज़ के फॉर्म में आपको दिखेंगे। एंड यहाँ पर जो एट्रीब्यूट नाम का आपको चीज़ दिख रहा है, ये हमारा कॉलम के अंदर, जैसे हम कोई भी स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे, तो उसमें कॉलम में आपको सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास, तो ये जितने भी आपको हेडिंग में कॉलम दिख रहे हैं ये हमारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और ये जो नंबर ऑफ आपको रोज दिखेंगे उनको हम रिकॉर्ड्स बोल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नाउ अब हम डीबीएमएस की बात करें तो सबसे पहले हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है स्टोर करने के लिए डेटा को, मैनेज करने के लिए, एंड डेटा को रिट्रीव यानी कि डेटा को बैकअप करने के लिए।
एंड ये जो है सिक्योर वे के फॉर्मेट में हमें डेटा को एक्सेस और इंसर्ट कराने में हेल्प करता है। मतलब एक तरह से बिचौलिए की तरह ये काम करता है, जो कि हमारे डेटा को डेटाबेस से इंटरेक्ट कर मतलब हमको हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कराने का काम करता है। आई होप आपको डीबीएमएस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि हम जो है अभी हमने बात करी डीबीएमएस की, तो अब डीबीएमएस से पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमें सारी फाइल्स हमको किस में दिखती हैं, फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, फाइल फॉर्मेट में डेटा जो है रहता जो है, तो उसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब मैनेज करने में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो है हमारा, वो हमें फेस करना पड़ता है डेटा रिडंडेंसी। मतलब डेटा इज ऑफन डुप्लीकेटेड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में हमने सोच लिया 3 डिपार्टमेंट है। एक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है और एक आपका क्लास का डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपका नेम हर जगह अलग अलग सिस्टम पे हर जगह अलग अलग फाइल में स्टोर करके रखा होगा, जो फाइल आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी। तो अगर आप जो है अपना नेम का रोल नंबर चेंज कराने जाते हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, तो वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का रोल नंबर आपका लाइब्रेरी वाले में तो चेंज हो नहीं जाएगा, ना ही आपके क्लास में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको डुप्लीकेसी को शो करती है, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है डुप्लीकेट शो होगा, जिसकी वजह से डेटा जो है हमारा डुप्लीकेट हो जाता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम जो है डीबीएमएस की हेल्प लेते हैं। साथ ही साथ एक चैलेंज और हमको फेस करना पड़ता है यहाँ पर, जो कि हमारा है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। जैसे कि डेटा जो है कंसिस्टेंट नहीं रहता। डेटा इनकन्सिस्टेंसी की वजह से ही, मतलब कोई चीज़ अपडेट करी तो वो सभी में अपडेट नहीं होगी। इसी को हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं। व्हेन द सेम डेटा इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट फाइल्स और फॉर्मेट। मतलब जब सेम डेटा हमारा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पर रिडंडेंसी आ जाती है, यानी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। मतलब डेटा इनकन्सिस्टेंसी की वजह से रिडंडेंसी आती है। एंड थर्ड, बैकअप और रिकवरी। कभी कभी जो है सिस्टम क्रैश हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो इस रीजंस की वजह से भी हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। मल्टीपल यूज़र एक्सेस कंट्रोल नहीं होता, इसी वजह से डुप्लीकेट डेटा कलेक्ट हो जाता है फाइल्स में। ये सब रीजंस हमारे जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से जो है हम डीबीएमएस को लेके आए हैं। तो अब हम डीबीएमएस के एडवांटेजेस की बात करते हैं। डीबीएमएस हमें किस हद तक हमें एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल वे। दूसरा पॉइंट, डेटा शेयरिंग। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस इट एट द सेम टाइम, यानी कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर उस पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी हमको नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। इसमें रिडंडेंसी जो है रिड्यूस हो जाती है। मतलब रिडंडेंसी एकदम ख़त्म नहीं होती है, पर काफ़ी हद तक कम हो जाती है, यानी डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, यानी डेटा को अपडेट करता है एंड एक्यूरेट बनाए रखता है। बैकअप एंड रिकवरी में हेल्पफुल रहता है, एंड स्केलेबिलिटी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, यानी बड़े बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नाउ डिसएडवांटेज की बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो कॉस्ट हार्डवेयर की ज़्यादा होती है, और जो हार्डवेयर हम जिस पे यूज़ कर रहे हैं उसको उसको वहाँ पर सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो हम स्टाफ हायर करते हैं उसको ट्रेनिंग कराना, और वो सब खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसे कॉस्ट एफिशिएंट माना जाता है, मतलब ज़्यादा महंगा हो जाता है। रिस्क होता है, क्योंकि कभी भी कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नाउ सिक्योरिटी थ्रेट्स, हमारा कोई भी सिस्टम हैक कर सकता है, तो पूरी तरीके से सर्वर पे वर्क करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट्स भी रहते हैं, अनपरफॉर्मेंस इश्यूज भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे डिसएडवांटेज की बात हो गई। हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, डीबीएमएस की डिसएडवांटेज की बात कर ली। नाउ अब हम बात करते हैं किस तरह से हमारा डेटा जो है डेटाबेस से अप्रोच, मतलब लाइक डेटाबेस से इंटरेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने देखो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखा यूज़र का,
एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, जो हमने अभी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था उसको हम एक बार समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन किया हमने और वो जाके हमारा जो है डीबीएमएस से इंटरेक्ट हुआ, यानी कि कोई यूज़र रजिस्टर कराया एप्लीकेशन प्रोग्राम में, वो जाके डेटाबेस डीबीएमएस कंट्रोल किया उस एप्लीकेशन को और जाके डेटाबेस में स्टोर करा दिया। यानी कि डीबीएमएस जो है, एग्जाम्पल के लिए एसक्यूएल हमारा डीबीएमएस है, डीबीएमएस ये है और डीबीएमएस से हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्टेड है, ठीक है। और यूज़र जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में डेटा जा रहा है, उसके बाद वहाँ से डेटा जो है डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस में चला जा रहा है। इस तरह से जो है हमारा डेटा जो है कलेक्ट होता है डेटाबेस में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्किटेक्चर होता क्या है। डीबीएमएस आर्किटेक्चर, इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर टू एप्लीकेशन डेटाबेस एंड हाउ ईच लेयर इंटरेक्ट्स, यानी कि ये एक फ्लो को शो करता है कि एक यूज़र जो है, जैसे हमने एक यूज़र यहाँ ले लिया और एक ऐप एंड एक डेटाबेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर, 3 तरह के डीबीएमएस आर्किटेक्चर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक तो 1 टायर आर्किटेक्चर एंड 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। 1 टायर में सिंगल मशीन पे वर्क होता है, उसे सिंगल टायर भी बोलते हैं। सेकेंड वाले को क्लाइंट और सर्वर 2 ही होते हैं, एक बैकएंड का होता है सर्वर हमारा और क्लाइंट हमारा फ्रंट एंड का हो गया। चलो हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। नाउ 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, एवरीथिंग हैपन्स ऑन अ सिंगल मशीन, मतलब हर एक चीज़ सिंगल मशीन पे होती है। जैसे कि हम एसक्यूएल या एमएस ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, वो एक सिंगल मशीन पे यूज़ होते हैं, तो वो हमारा 1 टायर आर्किटेक्चर कहलाता है। नाउ सेकेंड जो पॉइंट है, यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस से डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है। वो डेटाबेस हमारा एसक्यूलाइट हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, कई सारे डेटाबेस जो हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली पीसी पे अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाते हैं। और इसके प्रॉज क्या हैं, ये सिंपल होता है, फास्ट होता है और स्मॉल ऐप के लिए इफ़िशिएंट होता है। और ये जो है सिक्योर नहीं होता है और ज़्यादा स्केलेबल नहीं होता है। नाउ सेकेंड टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो डिवाइडेड इनटू क्लाइंट एंड सर्वर लेयर, 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि इसको अगर हम समझें तो कुछ इस तरह का ये इसके अंदर मान लो ये हमारा जो है क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। अब सर्वर में यहाँ पर हम सर्वर के अंदर एक एप्लीकेशन बना दें, तो एप्लीकेशन जो है वो क्लाइंट मैनेज करेगा और एप्लीकेशन को सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड होगा एंड क्लाइंट एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको बना के भी दिखा दूंगा। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया, क्लाइंट एंड सर्वर लेयर्स। सेकेंड पॉइंट, क्लाइंट फ्रंट एंड पार्ट होता है जो कि क्वेरीज को सेंड करता है सर्वर पर, जो कि बैकएंड का पार्ट होता है। जैसे हमारा पाइथन और माई एसक्यूएल हमारा क्या है, एक बैकएंड का पार्ट है, पाइथन हमारी एक फ्रंट एंड, मतलब पाइथन और माई एसक्यूएल से हमारी जो है बैकएंड की जर्नी कवर होती है और क्लाइंट जो है हमारा बैकएंड से इंटरेक्ट कर पाता है। ये जो होता है फास्टर होता है कम्युनिकेशन में। तो जो प्रॉज है इसके 2 टायर के, फास्टर कम्युनिकेशन होती है, बेटर सिक्योरिटी होती है एंड कॉन्स जो होता है वो है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, यानी कि इसमें स्केलेबिलिटी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। इफ़ यूज़र ग्रो मैसिवली, अगर यूज़र बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं तो यहाँ पर इसको मैनेज करना ये डिफ़िकल्ट होता है। नाउ थर्ड टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो थर्ड टायर आर्किटेक्चर हमारा 3 लेयर में वर्क करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो फ्रंट एंड का पार्ट, एप्लीकेशन लेयर जो हमारा एप्लीकेशन बना होगा उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि एक एप्लीकेशन लेयर जो होती है हमारी फ्रंट एंड के लिए, वो एक एप्लीकेशन लेयर होती है बैक एंड के लिए। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन को मैनेज करती है डायरेक्टली, जो एप्लीकेशन जो है डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है। जैसे कि जेंगो फ्रेमवर्क हो गया, लारावेल, ये सारे जो हैं 3 टायर आर्किटेक्चर पे ही वर्क करते हैं, जहाँ पर मिडल टायर काम करती है जो कि हेल्प करती है डेटाबेस से इंटरेक्ट कराने में। इसके जो प्रॉज हैं, सुपर सिक्योर है, स्केलेबल है लार्ज सिस्टम के लिए और इसको मेंटेन करना बहुत इजी है।
जैसे कि हमने टू टायर के बारे में बात किया था, टू टायर आर्किटेक्चर में हमारा क्या था, हमारा टू टायर आर्किटेक्चर में कुछ डायग्राम इस तरह का बन जाता है। ये हमारा टू टायर आर्किटेक्चर है, जिसमें डायग्राम हमारा बनता है कि ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, और ये जो है हमारा, इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन है जो कि यूज़र से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम क्लाइंट साइड बोल देते हैं और इसको हम सर्वर साइड बोल देते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा टू टायर का आर्किटेक्चर, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीटेक का, तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है डेफिनेशन के साथ, एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज और कॉन्स भी वहाँ पर नोट डाउन करने रहेंगे। एंड थर्ड टायर आर्किटेक्चर में किस तरह का डायग्राम होता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड टायर आर्किटेक्चर भी कुछ इसी तरीके का होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम इधर एक डेटाबेस का पार्ट हो जाता है, और इसी के अंदर अभी मैंने छोटा बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये एप्लीकेशन सर्वर का पार्ट हो जाता है, और इसको हम एप्लीकेशन क्लाइंट, जो कि फ्रंट एंड का पार्ट होता है, उससे कनेक्ट कर देंगे, और जो कि यूज़र से कनेक्टेड होगा। तो ये जो हमारा पार्ट होगा क्लाइंट पार्ट होगा, और ये सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड टायर आर्किटेक्चर है, यहाँ पर डायरेक्टली यूज़र जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए ये जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए होता है, जिससे कि डेटाबेस हमारा सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यूज़र जो है एप्लीकेशन क्लाइंट पे जाके रीडायरेक्ट करता है, और फिर एप्लीकेशन क्लाइंट एक उसको इमेजिनरी यानी कह लो फिक्शनेबल सर्वर प्रोवाइड कराती है, जो उसकी रिक्वेस्ट को मैनेज करता है। यानी कि डायरेक्टली वो जो है एप्लीकेशन क्लाइंट जो है डायरेक्टली डेटाबेस से रिक्वेस्ट नहीं करता, वो एप्लीकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो अभी तक हमारा वीडियो जो है यहीं पर है, और आगे का वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आप कवर कर लीजिए, और जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो भी आपको जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं उनको आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल।